सुस्वागतम सभी लोगों का। जी दोस्तों, क्लास लाइव हो चुकी है। 11 बज के ठीक 4 मिनट अब हुए हैं और तारीख आपको पता है, आज है 9 अगस्त 2023। क्लास इज एब्सोल्युटली लाइव। जल्दी से सारे के सारे लोग मौजूद हो जाइए। अमानत, मंजेश, अरुण, पवन, ऋतु, प्रमोद, ये कुछ लोग हैं जिनके कमेंट्स मुझे यहाँ पर नजर आए हैं। आइए जी, आप सभी लोगों का स्वागत, इस्तकबाल, अभिनंदन। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था राइज ऑफ मगध या मगध का उत्कर्ष, जिसमें हमने बात की थी प्राचीन काल के राजवंशों के बारे में जिनकी शुरुआत मगध से हुई थी, जिसमें हमने 7 राजवंश पढ़े। हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और आंध्र सातवाहन वंश। और साथ में हमने 6 विदेशी आक्रमणों के बारे में पढ़ा, जो कि 2 प्री मॉडर्न पीरियड में हुए थे और 4 पोस्ट मॉडर्न पीरियड में। प्री मॉडर्न पीरियड में अगर हम बात करें तो हमने सबसे पहले ईरानी आक्रमण और फिर यूनानी आक्रमण के बारे में बात की। और पोस्ट और मॉडर्न पीरियड में हमने बात की इंडो ग्रीक्स यानी कि हिंद यूनानियों के बारे में, सीथियंस या शकों के बारे में, पर्थियंस या पल्लवों के बारे में और फिर कुषाणों के बारे में। तो राइज ऑफ मगध हमने पढ़ा था और मैंने आपसे कहा था कि जब अगली क्लास में मुलाकात होगी तो हम बात करेंगे गुप्त काल के बारे में या गुप्ता पीरियड के बारे में। भारत के इतिहास का सबसे पहला स्वर्ण काल कहलाता है, सबसे पहला गोल्डन पीरियड कहलाता है गुप्त काल या गुप्ता पीरियड। गुप्ता पीरियड इज कंसिडर्ड एज फर्स्ट गोल्डन एरा ऑफ इंडियन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास का इसे प्रथम स्वर्ण काल कहा जाता है, क्योंकि चाहे बात हो संस्कृत लिटरेचर, संस्कृत साहित्य की, कला संस्कृति की, स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर्स की, उसका पूर्ण रूप से विकास, डेवलपमेंट देखने को मिला सबसे पहले गुप्त काल में, सबसे पहले गुप्ता पीरियड में। इसीलिए भारतीय इतिहासकारों ने गुप्त काल को ही भारत के इतिहास का सबसे पहला स्वर्ण काल कहा है। द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक के द्वारा की गई थी। फाउंडर ऑफ गुप्ता पीरियड और गुप्ता डायनेस्टी वॉज अ रूलर नेम्ड श्री गुप्त। गुप्त वंश की स्थापना श्री गुप्त नामक शासक के द्वारा की गई, जिसका शासनकाल लगभग 240 ईस्वी से लेकर 280 ईस्वी तक रहा। सर, मेंस के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई, खुद सोचिए आप। मेंस में क्या इतिहास अलग हो जाएगा भारत का? यही तो रहेगा मेरे भाई, यही सब पढ़ना है आपको मेंस में भी। बस क्वेश्चन पूछने के तरीके बदल जाएंगे, वो हम मेंस में डिस्कस कर लेंगे। और जो मेंस का बैच चलता है हम उसमें डिस्कस भी करते हैं। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा। इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। 240 ईस्वी से लगभग 280 ईस्वी तक गुप्त वंश की स्थापना की श्री गुप्त ने। लेकिन इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, ध्यान रखेंगे। कुषाणों के ही दरबार में सामंत या मंत्री हुआ करते थे। ये लोग जिन्होंने धीरे धीरे कुषाणों की शक्ति कमजोर होने की वजह से खुद को कुषाणों से स्वतंत्र घोषित किया और गुप्त साम्राज्य की स्थापना की और गुप्ता डायनेस्टी की स्थापना की। श्री गुप्त इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, जिसका शासनकाल 240 से 280 तक रहा। और ध्यान रखेंगे, ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा। इसने महाराज की उपाधि धारण की। ही हैड टेकन द टाइटल ऑफ महाराजा, इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। ही वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन घटोत्कच। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र घटोत्कच हुआ, जिसने 280 से लेकर 319 ईस्वी तक शासन किया। और ध्यान रखेंगे, ही ऑल्सो टुक द टाइटल ऑफ महाराजा। इसने भी
महाराजा की ही उपाधि धारण की थी। कहने का मतलब गुप्त साम्राज्य में शुरुआती दो शासकों के नाम का उल्लेख हमें मिलता है, जो है श्रीगुप्त और घटोत्कच। लेकिन बट द एक्चुअल फाउंडर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी, लेकिन गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त फर्स्ट या चंद्रगुप्त प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल 319 ईस्वी से लेके 335 ईस्वी तक चला। तीन सौ उन्नीस ईस्वी से लेके 335 तक शासन किया चंद्रगुप्त प्रथम ने। और ध्यान रखेंगे जिस साल यह सिंहासन पर बैठा, इसी के द्वारा 319 में चलवाया गया गुप्त संवत, एक नया एरा, एक नया कैलेंडर। इसके पूर्वजों ने तो महाराज की उपाधि धारण की थी, बट ही टुक द टाइटल ऑफ महाराजाधिराज। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। इसके द्वारा महाराजाधिराज की उपाधि धारण की गई। He got married with a लिच्छवी princess कुमार देवी। इसने लिच्छवी की राजकुमारी कुमार देवी के साथ विवाह किया। He got married with a लिच्छवी princess कुमार देवी। 2024 का इलेक्शन आ रहा है। और ध्यान रखेंगे, ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। गुप्त काल में, गुप्ता डायनेस्टी में सोने के सिक्के या स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला ये सबसे पहला शासक माना जाता है। ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स। स्वर्ण सिक्के चलवाने वाला ये प्रथम गुप्त शासक माना जाता है। He was succeeded by his son समुद्रगुप्त। इसका उत्तराधिकारी, इसका पुत्र समुद्रगुप्त हुआ। और 335 से लेके 375 तक गुप्त वंश में शासन किया समुद्रगुप्त ने। और ध्यान रखेंगे, पराक्रमांक, कविराज, व्याघ्र पराक्रमांक, इसकी उपाधि हुआ करती थी, इसके टाइटल्स हुआ करते थे। समुद्रगुप्त ही कहलाता है पराक्रमांक, कविराज और व्याघ्र पराक्रमांक। ये उपाधियां समुद्रगुप्त की ही उपाधियां हैं। ही इज नोन एज नेपोलियन ऑफ इंडिया। इतिहासकार V.A. स्मिथ ने अपनी बुक अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया में इसी को भारत का नेपोलियन कहा है। भारत का नेपोलियन कहलाता है समुद्रगुप्त। क्यों कहलाता है? क्योंकि अपने आर्मी मिशंस के लिए, अपने सैन्य अभियानों के लिए फेमस हुआ करता था समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने दक्षिण भारत के 12 और उत्तर भारत के 9 शासकों को पराजित किया था। और ध्यान रखेंगे, 21 शासकों को पराजित करने के लिए यह प्रमुख 3 नीतियां अपनाया करता था। सबसे पहला ग्रहण, शत्रु पर अधिकार कर लेना। मोक्ष, शत्रु को मुक्त कर देना। और फिर अनुग्रह, उसका राज्य उसे लौटाकर उस पर दया कर देना। इन्हीं 3 तरीकों से इसने अपने साम्राज्य का विस्तार किया। अश्वमेघ यज्ञ भी करवाया। और ध्यान रखेंगे, इसी का कोर्ट पॉइंट, इसी का दरबारी कवि हुआ करता था हरिशेन। तो इसने हरिशेन को ही अपने विजयों का वर्णन करने के लिए नियुक्त किया। और हरिशेन के ही द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति, अशोक के प्रयाग स्तंभ में समुद्रगुप्त की प्रशंसा, तारीफ
हरिसेन के द्वारा लिखी गई प्रयाग प्रशस्ति कहलाती है वो। उसे कहा जाता है प्रयाग प्रशस्ति। समुद्रगुप्त वॉज अ पोएट। समुद्रगुप्त एक कवि भी था, और क्योंकि ये कवि था इसीलिए इसी के द्वारा कविराज की भी उपाधि धारण की गई थी। और ध्यान रखेंगे, ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। इसी के द्वारा या इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। ही इश्यूड वीणा प्लेइंग टाइप कॉइन्स। इसी के सिक्कों पर इसे वीणा वादन करते हुए चित्रित किया गया है। इसके बाद समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र उसके बाद अगला शासक बना गुप्त वंश का, जो कहलाता है रामगुप्त, जिसका शासनकाल तो छोटा सा रहा, मात्र 375 से लेके 380 ईस्वी तक। लेकिन ध्यान रखेंगे, इसके बारे में जानकारी के हमारे पास केवल दो सोर्स हैं, केवल दो स्रोत हैं। एक नोवेल, एक उपन्यास जो कहलाता है देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम नामक उपन्यास से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है। और इसे लिखा किसने था? विशाख दत्त ने। विशाख दत्त के द्वारा लिखी गई देवी चंद्रगुप्तम। और अगला सोर्स जहां से हमें रामगुप्त के बारे में जानकारी मिलती है, एक अभिलेख जो कहलाता है एरन इंस्क्रिप्शन, जो कहलाता है एरन अभिलेख। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, एरन अभिलेख को लिखवाने वाला शासक था भानुगुप्त। एरन अभिलेख भानुगुप्त के द्वारा लिखवाया गया था।
एरन अभिलेख, एरन इंस्क्रिप्शन इंपॉर्टेंट माना जाता है। क्यों? क्योंकि इसी अभिलेख से मिलता है सती प्रथा का प्रथम उल्लेख। भारत में सती प्रथा का सबसे पहला उल्लेख हमें एरन अभिलेख या एरन इंस्क्रिप्शन से ही मिला है। रामगुप्त के बाद समुद्रगुप्त का दूसरा पुत्र अगला शासक बना, जो था चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त द्वितीय। 380 ईस्वी से लेके 413 ईस्वी तक, 380 ईस्वी से लेकर 413 ईस्वी तक गुप्त साम्राज्य का महानतम शासक हुआ चंद्रगुप्त सेकंड। ही वॉज फर्स्ट गुप्ता रूलर हु इश्यूड सिल्वर कॉइन्स। ध्यान रखेंगे, चांदी के सिक्के जारी करने वाला यह प्रथम गुप्त शासक था। यानी कि गुप्त काल में, गुप्त वंश में सबसे पहले चांदी के सिक्के चंद्रगुप्त सेकंड के ही द्वारा चलवाए गए थे। He is considered as the greatest ruler of this dynasty। इसे, इस वंश का महानतम शासक माना जाता है। There were 9 gems in his court। अपने दरबार में नवरत्न रखने वाला भी ये सबसे पहला शासक था। और ध्यान रखेंगे, इसकी उपाधियां थी विक्रमांक, विक्रमादित्य और परम भागवत। भारत के इतिहास का सबसे पहला शासक, भारत के इतिहास का ये सबसे पहला शासक था जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, क्योंकि इसी ने भारत से शक वंश का अंत किया था। क्योंकि शक वंश का अंत किया था, इसीलिए इसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। इसके दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। हालांकि फेमस अकबर के नवरत्न हैं, लेकिन भारत के इतिहास में अकबर ने सबसे पहले नवरत्न नहीं रखे थे। अकबर से पहले भी चंद्रगुप्त सेकंड अपने दरबार में नवरत्न रख चुका था। और इसके नवरत्नों में से 9 लोग कौन कौन से थे? सबसे पहला क्षपणक, जो कि ज्योतिष विद्या का गुणी हुआ करता था। धर्मंत्री एक चिकित्सक हुआ करता था। कालिदास एक प्रसिद्ध नाटककार और कवि हुए हैं। अमर सिंह शब्दकोश रचना, संस्कृत लेक्सिकोग्राफर हुआ करता था अमर सिंह। अगर आप नोट कर रहे हैं तो नोट कीजिए फटाफट। इसके बाद वराह मिहिर, जो कि एक प्रसिद्ध खगोल शास्त्री या सुनोमर हुआ करता था। वररुचि, जिसका संबंध व्याकरण से था। शंकु एक वास्तुकला का
स्पेशलिस्ट हुआ करता था बेताल भट्ट, जादूगर और हरिशेन कवि यानी कि दरबारी कवि। चंद्रगुप्त सेकंड के ही शासनकाल में 399 ईस्वी से लेकर 412 तक एक प्रसिद्ध चीनी यात्री इसके दरबार में आया जिसका नाम था फाहियान। अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बाकी डिटेल्ड नोट्स मैंने ऑलरेडी आपको अपलोड करा कर रखे हैं। अगला शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद गुप्त वंश का अगला शासक हुआ कुमारगुप्त। 413 ईस्वी से लेकर 454 ईस्वी तक इसने गुप्त वंश में शासन किया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे, ही टुक द टाइटल ऑफ महेंद्रादित्य, इसके द्वारा महेंद्रादित्य की उपाधि धारण की गई। ही फाउंडेड नालंदा यूनिवर्सिटी, इसी के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई गई थी। और गुप्त काल में सर्वाधिक अभिलेख या मैक्सिमम नंबर ऑफ इंस्क्रिप्शंस कुमार गुप्त के ही प्राप्त हुए थे। स्कंदगुप्त 354 ईस्वी से 467 ईस्वी तक द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज स्कंदगुप्त, जिसकी उपाधि थी क्रमादित्य। इसी के शासनकाल में हूणों का आक्रमण हुआ। और ध्यान रखिए, याद कीजिए, मैंने आपको बताया था सुदर्शन झील की दूसरी रेनोवेशन, दूसरी बार मरम्मत भी स्कंदगुप्त के ही द्वारा करवाई गई थी। ही अपॉइंटेड चक्रपालित फॉर दैट, इसने सुदर्शन झील की मरम्मत करने के लिए चक्रपालित को नियुक्त किया था, जो पर्णदत्त का पुत्र हुआ करता था। पर्णदत्त वॉज गवर्नर ऑफ गुजरात। गुजरात का राज्यपाल, सौराष्ट्र का गवर्नर हुआ करता था पर्णदत्त। उसी के पुत्र चक्रपालित को अपॉइंट किया गया था, नियुक्त किया गया था सुदर्शन झील की मरम्मत के लिए। और ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ गुप्ता डायनेस्टी वॉज विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त हुआ। गुप्त वंश का अंतिम शासक हुआ विष्णुगुप्त। 550 ईस्वी के आसपास या उसके बाद ये साम्राज्य पूरी तरीके से छिन्न भिन्न हो गया। और माना जाता है
कि जो गुप्त साम्राज्य था वो 319 ईस्वी से लेके 550 ईस्वी तक ही चला। इसके बाद होता है पोस्ट गुप्ता पीरियड, यानी कि गुप्तोत्तर काल, जिसमें आता है पुष्यभूति डायनेस्टी या वर्धन वंश। पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति नामक शासक के द्वारा की गई थी, लेकिन ध्यान रखेंगे इस वंश का सबसे महान शासक हुआ सम्राट हर्षवर्धन, 606 ईस्वी से लेके 647 ईस्वी तक। और ध्यान रखेंगे हिज टाइटल वॉज शिलादित्य, इसी को शिलादित्य भी कहा जाता है। द लास्ट हिंदू सम्राट ऑफ इंडिया, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट, भारत का अंतिम हिंदू सम्राट माना जाता है हर्षवर्धन को, जिसकी राजधानी उत्तर भारत का थानेश्वर हुआ करती थी और इसने अपनी दूसरी राजधानी उत्तर प्रदेश के कन्नौज को बनाया था। 629 ईस्वी में 629 में 629 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री या फेमस चाइनीज ट्रैवलर जिसका नाम था हुएन सांग अराइव्ड इंडिया। हुएन सांग का भारत में आगमन हुआ। यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए स्ट्रैटेजी के पढ़नी है क्या? बिल्कुल पढ़नी है भाई, किसने कहा नहीं पढ़नी? बिल्कुल पढ़िए भाई, स्ट्रैटेजी क्या आएगी, जरूर पूछी जाएगी एग्जाम में। इसी के शासनकाल में 629 में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग भारत आया था और इसी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जो कहलाती है सी यूकी। सी यूकी का मतलब होता है द लाइफ, और यही वो सी यूकी नामक पुस्तक है जो हमें महत्वपूर्ण जानकारी देती है हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में। हर्षवर्धन को ही साहित्यकार शासक भी कहा जाता है। और ध्यान रखेंगे हर्षवर्धन के द्वारा 3 प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी गई थी जो कहलाती है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका। नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका का लेखक भी किसे माना जाता है? सम्राट हर्षवर्धन को ही। हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि बाण भट्ट हुआ करता था और ध्यान रखेंगे बाण भट्ट के ही तो द्वारा लिखी गई थी हर्षचरित और कादंबरी नामक पुस्तकें। हिस्ट्री में से एसएससी सीजीएल में कितने क्वेश्चन आते हैं? 2 से 3। 2 से 3 क्वेश्चन एसएससी में हिस्ट्री से आते हैं, 2 से 3 पॉलिटी से आते हैं, 4 से 5 स्टैटिक जीके से आते हैं। तो कहने का मतलब आपको मेरे 3 बैच लेने हैं, एसएससी की हिस्ट्री, एसएससी की पॉलिटी और एसएससी की स्टैटिक जीके। लगभग 25 में से 10 से 12 सवाल का जो मैटर है वो मेरा ही है, यानी कि लगभग आधी जीएस। प्रयाग के माघ मेले में हर वर्ष दान किया करता था हर्षवर्धन, ये जानकारी इसके बारे में मिलती है। इसके बाद साउथ इंडिया एंड चोला एम्पायर, दक्षिण भारत और चोल साम्राज्य। साउथ इंडिया एंड चोला एम्पायर, दक्षिण भारत और चोल साम्राज्य
जिसमें हम बात करते हैं सबसे पहले संगम पीरियड के बारे में या संगम काल के बारे में। लगभग 300 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक, यानी कि ये 600 साल का पीरियड कहलाता है संगम पीरियड। इसको कहते हैं संगम काल। संगम काल इसलिए कहते हैं क्योंकि तमिल कवियों के द्वारा बड़ी संख्या में इस पीरियड में तमिल कविताओं की रचना की गई थी। संगम शब्द का मतलब ही क्या है? कवियों का समागम। और ध्यान रखेंगे, ये तीनों संगम मदुरई के पांड्य शासकों के संरक्षण में हुए थे और इन तीनों संगम के बारे में आपको याद रखना है। सर मेरे को पीसीएस के लिए चाहिए। बेटे आप हिस्ट्री स्पेशल बैच लीजिए जाकर। अगर आपको पीसीएस करना है आप हिस्ट्री स्पेशल में जाके एडमिशन लीजिए। एडमिशन ओपन है, वैलिडिटी 1 साल की है। आप तुरंत जाकर हिस्ट्री स्पेशल में एडमिशन ले सकते हैं। तीन संगम। सबसे पहला संगम जो कि मदुरई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता अगस्त्यार ऋषि यानी कि अगस्त ऋषि के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, इस संगम में रचित प्रमुख ग्रंथ था अगत्यम या अकत्यम। दूसरा संगम कपाटपुरम या अलवई नामक स्थान पर हुआ। इसकी अध्यक्षता भी अगत्यार ऋषि ने की थी, लेकिन इसके बाद अध्यक्षता इन्हीं के शिष्य ने संभाली, जिसका नाम था तोलकापियार। और ध्यान रखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण तमिल व्याकरण ग्रंथ की रचना इसी संगम में हुई, जो कहलाती है तोलकापियम। जो कहलाती है तोलकापियम। एक्चुअली सारे के सारे तमिल नाम हैं, इसलिए मैंने यहां पर हिंदी में लिखे हैं, लेकिन इनको इंग्लिश में भी यही प्रोनाउंस करेंगे जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं। इसके बाद तीसरा संगम जो कि उत्तरी मदुरई में हुआ, जिसकी अध्यक्षता नक्कीरर के द्वारा की गई। और ध्यान रखेंगे, इसमें प्रसिद्ध ग्रंथ जो रचे गए वो थे पत्तुपातु, इत्तुतोगई और सदीनेन कीलकणक्कू। अजीब सा लग रहा होगा ना सुनकर, परेशान मत होइए। पत्तुपातु, इत्तुतोगई और सदीनेन कीलकणक्कू। इन ग्रंथों की रचना तीसरे संगम के दौरान की गई। सर डिटेल्ड नोट्स को भी राइट करना है? अरे मेरे भाई, अबे राइट नहीं करना, याद करना है। राइट कीजिए या ना कीजिए, ये आपकी श्रद्धा है। याद करना जरूरी है, महत्वपूर्ण है याद करना। इसके अलावा संगम में ही कुछ महान एपिक्स या महाकाव्यों की भी रचना की गई, जो है 5। सबसे पहला
शिल्पा दिकारम। नंबर 2 मणि मैकले। नंबर 3 जीवक चिंतामणि। नंबर 4 बलियापति। और नंबर 5 कुंडलकेशी। इसके बाद डायनेस्टीज इन संगम पीरियड। इस संगम काल में कौन कौन से वंश एग्जिस्ट किया करते थे? चेर राज्य, सबसे पहला पर्वतीय क्षेत्र केरल का, जिसे चेर राज्य कहा जाता था या चेरा स्टेट कहा जाता था, जिसका चिन्ह सिंबल हुआ करता था धनुष। कैपिटल वंजी हुआ करती थी और इसका प्रमुख शासक था उदयनजेरल। एग्जाम में पूछे जाने की संभावनाएं एसएससी में ना के बराबर, लेकिन फिर भी थोड़ा थोड़ा सा टच करते चलते हैं। अगर सवाल बनेंगे तो यही बनेंगे, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही है। ही टुक द टाइटल ऑफ महाभोजन उदयनजेरल। इसने महाभोज उदयनजेरल की उपाधि धारण की। इस वंश का महानतम शासक हुआ शेनुगुट्टवन, जिसे लाल चेर कहा जाता था, जिसे कहा जाता था लाल चेर। उसके बाद चोल राज्य, नया देश आंध्र प्रदेश, जिसका चिन्ह बाघ हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे राजधानी मदुरई और प्रमुख शासक था नेडुंजेलियन। इसके बाद दक्षिण भारत में हुआ चालुक्य डायनेस्टी, चालुक्य वंश 6th सेंचुरी से 8th सेंचुरी तक। इसे कहा जाता है बादामी या वातापी का चालुक्य, जो कि आज कर्नाटक का बीजापुर क्षेत्र है। बादामी के चालुक्य वंश की स्थापना पुलकेशिन फर्स्ट, पुलकेशिन प्रथम के द्वारा की गई, जिसने 543 से लेकर 566 तक शासन किया। इस वंश का महानतम प्रसिद्ध शासक पुलकेशिन सेकंड हुआ 610 से लेकर 642 तक, जिसने पृथ्वी वल्लभ महाराज की उपाधि धारण की थी। और इसी का एक अभिलेख जो इसके बारे में जानकारी देता है वो कहलाता है ए होल अभिलेख, वो कहलाता है ए होल इंस्क्रिप्शन। इसी का दरबारी कवि रवि कीर्ति हुआ करता था। और ध्यान रखेंगे पुलकेशिन सेकंड हर्षवर्धन के समकालीन था और यही एकमात्र राजा था जिसने हर्षवर्धन को पराजित किया था। लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज कीर्ति वर्मन सेकंड, 746 से 757 तक। ये कहलाते हैं बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। इसके बाद पल्लव डायनेस्टी, पल्लव राजवंश 575 से लेके 897 तक सिंह विष्णु के द्वारा। इसी साल का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। इसी साल एसएससी सीजीएल में पूछा गया था हु वाज द फाउंडर ऑफ पल्लवा डायनेस्टी, पल्लव वंश का संस्थापक कौन था? सिंह विष्णु।
इसी के द्वारा आदि वराह मंदिर या गुहा मंदिर मामल्लपुरम में जो है उसका निर्माण करवाया गया था। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज नरसिंह वर्मन फर्स्ट। इसी के द्वारा महामल्ल या मामल्ल की उपाधि धारण की गई। और 641 ईस्वी में प्रसिद्ध चीनी यात्री हुएन सांग ने कांची विजिट किया था, कांची की यात्रा की थी इसी के शासनकाल में। ही फाउंडेड अ सिटी महाबलीपुरम। इसी के द्वारा प्रसिद्ध महाबलीपुरम शहर की स्थापना की गई थी। और धर्मराज मंदिर का भी निर्माण करवाया गया था। इसके बाद नरसिंह वर्मन सेकंड, जिसने कांची में एक संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की। कांची में ही कैलाशनाथ मंदिर, राज सिद्धेश्वर मंदिर और ऐरावतेश्वर मंदिर का निर्माण भी इसी के द्वारा करवाया गया। 720 में इसने एक दूत मंडल चीन भेजा था और इस वंश का अंतिम राजा, अंतिम शासक हुआ था अपराजित वर्मन। अपराजित वर्मन को इस वंश का अंतिम राजा माना जाता है। इसके बाद चोला एम्पायर या चोल साम्राज्य, जो कि 9th सेंचुरी से लेके 12वीं शताब्दी तक चला। इन्हें शाही चोल भी कहा जाता है, जिनका क्षेत्र वर्तमान में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक क्षेत्र हुआ करता था। इसकी स्थापना विजयालय नामक शासक के द्वारा की गई थी, जिसकी राजधानी उरैयूर हुआ करती थी। ही टुक द टाइटल ऑफ परकेसरी। इसने परकेसरी की उपाधि धारण की। अगला शासक आदित्य प्रथम, जिसने मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी, ने शासन किया। उसके बाद आया परांतक फर्स्ट या परांतक प्रथम, जिसने भी मदुरई कोंड की उपाधि धारण की थी। उसके बाद परांतक द्वितीय, जिसे कहा जाता था सुंदर चोल। पिछले साल एक साउथ इंडियन मूवी आई थी PS1, और इस साल उसी का सीक्वल आया है PS2। इसी कहानी पर आधारित है वो मूवी। सुंदर चोल के दो पुत्र थे, आदित्य करिकालम और दूसरा अरिमोली वर्मन। आदित्य करिकालम की मृत्यु हो जाती है और उसी की मृत्यु होने के बाद राज फर्स्ट के नाम से अरिमोली वर्मन ही क्या बनता है, चोल साम्राज्य का अगला शासक बनता है। इसके बाद आया राजेंद्र प्रथम, जिसने गंगई कोंडचोलपुरम की उपाधि धारण की थी और गंगई कोंडचोलपुरम को ही इसने अपनी नई राजधानी बनाया। और ध्यान रखेंगे, द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वॉज राजेंद्र चोल थर्ड। इस वंश का अंतिम शासक हुआ राजेंद्र चोल तृतीय। SSC के एग्जाम में दक्षिण भारत से सवालों के आने की संभावनाएं कंपैरेटिवली कम होती हैं। ज्यादातर उत्तर भारत के बारे में ज्यादा पूछा जाता है। चलिए, आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल हम बात करेंगे प्री मेडिवल इंडिया और राजपूत एरा के बारे में। एंशिएंट इंडिया को फिनिश करेंगे।